नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। 7वीं के भूगोल विषय के सत्र में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पाठ 5 हवाएं भाग 2। इसके पहले हमने जाना कि हमें हवा का स्पर्श सहजता से अनुभव होता है, परंतु हम हवा को देख नहीं सकते। हवा के बहने का पवन से सीधा संबंध होता है। जिस तरह से आपने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए देखा है, इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हवा बहुत तेज बह रही है। यहां पर भी हवा की गति का अंदेशा हमें होता है। अब हम जानेंगे हवाओं के प्रकार के बारे में। सागरीय और भूपृष्ठीय हवाएं। सागरीय हवाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सागर की ओर से आने वाली हवाएं। ये हवाएं किस तरह से चलती हैं, ये इसका बहुत स्पष्ट सुंदर चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। आप देख रहे हैं, भूपृष्ठ की हवा तप्त होकर ऊपर जाती है, यानी जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर जाती है। अब गर्म हवा ठंडी होकर नीचे आती है। तो जहां हवा गर्म होकर ऊपर जाती है वहां कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो समुद्र के ऊपर अधिक वायुदाब का क्षेत्र होने से सागरीय ठंडी हवाएं भूपृष्ठ की ओर बहती हैं। जमीन जो है वो अधिक घनत्व वाली होती है। पानी की तुलना में जमीन का घनत्व अधिक होता है। वह स्थिर और अपारदर्शक होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जमीन जो है वो सूर्य की ऊष्मा से, सूर्य की जो किरणें आती हैं उनसे वो जल्दी गर्म हो जाती है। और पानी क्या होता है, पानी अस्थिर है, पारदर्शी है, पानी का घनत्व जमीन की तुलना में कम होता है, इसलिए समुद्र का पानी या कोई भी पानी जल्दी गर्म नहीं होता। जमीन की तुलना में जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। अब जब ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं धरती पर, तो समुद्र या नदी की तुलना में जमीन जो है वो जल्दी गर्म होती है। तो जमीन के ऊपर की जो हवा है वो हल्की हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो इससे क्या होता है, जब हवा ऊपर उठती है तो वहां क्षेत्र में हवा का दबाव कम हो जाता है। और सागर के ऊपर की हवा या पानी के ऊपर की हवा वो उतनी जल्दी गर्म नहीं, हल्की नहीं होती, गर्म नहीं होती, क्योंकि पानी ही जल्दी गर्म नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि वहां पर अधिक वायुदाब का क्षेत्र बना होता है। जैसे ही धरती पर कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जमीन पर कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है, समुद्र की ओर से हवाएं जमीन की ओर बहने लगती हैं। इसलिए दिन में जो है ये हवाएं सागरीय हवाएं, इन्हें हम कहते हैं, ये हवाएं सागर की ओर से भूपृष्ठ की ओर यानी जमीन की ओर बहती हैं। ये दिन के समय का दृश्य है। उसी तरह हम जब रात को देखते हैं तो रात को क्या है, भूपृष्ठ की ठंडी हवा सागर की ओर बहती है। यहां हम देख रहे हैं, उसी का विपरीत चित्र हम यहां देख रहे हैं। रात के समय जमीन जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी
अपेक्षाकृत गर्म होता है, गुनगुना रहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि पानी के ऊपर की हवा जो है वो हल्की होती है, गर्म होती है, गर्म होने से हल्की होती है और ऊपर की ओर उठ जाती है। तो पानी के ऊपर कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है और जमीन जो है ठंडी रहती है, तो जमीन के ऊपर अधिक वायु दाब का क्षेत्र होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ही जिस क्षेत्र में वायु दाब कम होता है उस क्षेत्र में अधिक वायु दाब की ओर से हवाएं बहने लगती हैं। और रात के समय इसलिए जमीन की तरफ से ठंडी हवाएं सागर की ओर बहती हैं। इन्हें हम कहते हैं भूपृष्ठीय हवाएं, क्योंकि ये भूपृष्ठ की तरफ से, जमीन की तरफ से सागर की ओर चलती हैं। तो ये हवाएं रात के समय चलती हैं। तो दिन के समय सागरीय खारी हवाएं और रात के समय भूपृष्ठीय हवाएं। इसके अतिरिक्त अलग अलग प्रदेशों में विशिष्ट स्थितियों में हवाएं बहती हैं। ये हवाएं भी स्थानीय हवाओं के रूप में जानी जाती हैं, जैसे फॉन, चीनुक, बोरा, लू एटसेट्रा। यहाँ पर आपकी पाठ्यपुस्तक में ये तालिका दी हुई है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय जो हवाएं बहती हैं उनके बारे में बताया गया है। संसार की प्रमुख स्थानीय हवाएं। हवा का नाम क्या है? लू। और हवा का स्वरूप कैसा है? गर्म और शुष्क हवा। ये हवा गर्म और शुष्क होती है। ये कहाँ बहती है? तो उत्तर भारत के मैदानी प्रदेशों में ग्रीष्म काल में प्रायः दोपहर में हवाएं बहती हैं। ये हवाएं थार के मरुस्थलीय प्रदेश से आती हैं। अब चूंकि मरुस्थल से होकर आती हैं, इसलिए ये हवाएं एकदम शुष्क होती हैं और गर्म भी होती हैं। हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि वहां लू चल रही है। लू चल रही है मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। सिमूम। ये हवाएं भी गर्म शुष्क तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ विनाशकारी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हवाएं आती हैं सहारा और अरब मरुस्थल से। अति तीव्र गति से ये हवाएं बहती हैं। ये हवाएं शक्तिशाली होने से विध्वंसक होती हैं। चीनुक, विच मीन्स स्नो ईटर। गर्म और शुष्क। स्नो ईटर, स्नो कहते हैं बर्फ को। इस बर्फ को खाने वाली हवा। अब बर्फ को कैसे खाएगी? हवा कैसे खाएगी बर्फ को? यानी इतनी ज्यादा गर्म होती है ये हवाएं कि वहाँ उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान से नीचे की ओर बहती हैं हवाएं और वहां की बर्फ जो है वो पिघलने लगती है, जिससे मध्य अमेरिका के तापमान में वृद्धि होती है। मिस्ट्रल। ये हवाएं शीत और शुष्क हवाएं होती हैं। ये हवाएं स्पेन, फ्रांस और भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश में बहती हैं। ये हवाएं आल्प्स पर्वत के ऊपर से आती हैं। इन शीत हवाओं के कारण तटीय क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। बोरा। शीत और शुष्क हवाएं। ये हवाएं आल्प्स पर्वत की ढलान से इटली के तटीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। पोम्पेरो। ये भी शीत और शुष्क हवाएं दक्षिणी अमेरिका के पंपाज घास के प्रदेश में बहती हैं। और अंतिम है फॉन। गर्म। ये हवाएं गर्म और शुष्क हैं। ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहती हैं। मौसमी हवाएं। अब स्थानीय हवाओं के बाद हम जानेंगे मौसमी हवाओं के बारे में। मानसूनी हवाएं, इन्हें हम मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। ये हवाएं मौसम के अनुसार भूमि और पानी के न्यूनाधिक गर्म होने से बनती हैं। ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के मौसम में मौसमी हवाएं समुद्र के ऊपर से भूमि की ओर तथा शीत काल में भूमि की ओर से समुद्र की ओर बहती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पूर्वी अफ्रीका में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इन प्रदेशों पर मौसमी हवाओं का विशेष प्रभाव होते दिखाई देता है।
इस मानचित्र में हम देख रहे हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप, ये हमारा भारत देश, यहाँ पर मौसमी हवाओं का प्रभाव विशेष रूप से होता है। इन हवाओं के प्रभाव से भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म काल और शीतकाल के अतिरिक्त वर्षा काल और की ऋतु भी होती है। देखा जाए तो मानसूनी हवाएं एक तरह से बड़ी मात्रा में सागरीय और भूपृष्ठीय हवाएं ही होती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर होने वाली अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं के कारण ही होती है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हवाएं जब विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं, हम देख रहे हैं विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा को जब हवाएं क्रॉस करती हैं, पार करती हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत की ओर बहती हैं। जून से सितंबर के महीने में इन हवाओं को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं और इन्हीं मानसूनी हवाओं की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा की ऋतु होती है। उसी तरह से सितंबर से दिसंबर तक, ये तो हुआ जून से सितंबर तक का महीना, और यहाँ पर हम फिर देखते हैं सितंबर से दिसंबर तक अब विषुवत रेखा के पास जो है वायुदाब का क्षेत्र कम हो जाता है, तो यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप की ओर से विषुवत रेखा की ओर ये हवाएं बहने लगती हैं। इन हवाओं को पूर्वोत्तर मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसूनी हवाएं बड़ी मात्रा में सागरीय और भूपृष्ठीय हवाएं ही होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन मानसूनी हवाओं की वजह से ये भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी भारत, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, थाईलैंड वगैरह सारे देश यहाँ पर हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र कहलाता है। तो इन भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में इन मानसूनी हवाओं की वजह से वर्षा ऋतु होती है। अब जब हवाओं के बारे में बात चल रही है तो चक्रवात के बारे में बात करना स्वाभाविक है, क्योंकि चक्रवात का अर्थ क्या है। जैसे भी हम देख रहे हैं इसमें चक्र आप जानते हो, जो गोलाकार घूमता है, गोल गोल गोल, और वात मतलब हवा, गोल दिशा में घूमने वाली, गोल गोल घूमने वाली हवा, उसे हम कहते हैं चक्रवात। बच्चों, ये जब भी आप कोई भी विषय पढ़ते हो तो उनमें हम उन शब्दों को, उनकी कई कई ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनकी परिभाषाओं को हम याद करते हैं, और परिभाषा याद करने में हमें कई बार बहुत कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि हम उसको एग्जैक्टली परिभाषा के रूप में याद करते हैं। तो सबसे पहले आप जो शब्द दिए गए रहते हैं, जैसे यहाँ चक्रवात दिया है, तो इनके जो अर्थ यदि हम जान लें भाषा की दृष्टि से, तो हमें परिभाषाओं को याद करने में कोई मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि इनफैक्ट हमें परिभाषा याद करनी ही नहीं पड़ती है, वो हमें अपने आप याद हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया चक्रवात, अब इसमें दो शब्द है, चक्र और वात। तो चक्र मतलब हम जानते हैं कि हमने देखा है कि हमारे भगवान गणेश जी के हाथ में चक्र रहता है, भगवान विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, और चक्र के बारे में हम सब जानते हैं कि वो गोल गोल घूमता है। और वात हवा को कहते हैं, तो गोल घूमने वाली हवा। तो इतना हमको समझ में आ गया कि चक्रवात का अर्थ क्या है, गोल घूमने वाली हवा, सिंपल भाषा में। अब यदि आपको परिभाषा इसकी याद करनी होगी तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, और कभी आप परिभाषा भूल भी गए तो भी आपको ये पता है कि चक्रवात का अर्थ क्या है, गोल घूमने वाली हवा। और ये गोल घूमने वाली हवा जब बहुत तेज गति से बहती है तो चक्रवात की स्थिति बनती है। ठीक है। कम दबाव का क्षेत्र बनता है, और कम दबाव का क्षेत्र बनने से अधिक दबाव के क्षेत्र की ओर से हवा तुरंत बहने लगती है, तेज गति से बहती है, बहुत ही तेज गति से बहती है। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ आपको बीच में कम दबाव का क्षेत्र दिख रहा है, जहां पे L लिखा हुआ है, यानी लो प्रेशर जोन है ये। तो इसके आसपास जहां पर अधिक दबाव का क्षेत्र है, वहां से हवाएं तीव्र गति से यहाँ बहने लगती हैं। और हम सब जानते हैं कि वायु दाब को जो है मिली बार में मापा जाता है। तो यहाँ 994 मिली बार, यानी यहाँ वायु दाब कम है। फिर यहाँ 996, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ और बढ़ गया 998, यहाँ और वायु दाब बढ़ गया 1000। तो जब जैसे जैसे ये वायु दाब बढ़ता है तो यहाँ अधिक वायु दाब के क्षेत्र से
कम वायुदाब की ओर हवाएं तेज गति से बहने लगती हैं। जब किसी स्थान पर हवा का दबाव कम रहता है और आसपास हवा का दबाव अधिक रहता है, तब चक्रवातीय हवाओं की स्थिति पैदा हो जाती है। हवा के कम दाब वाले स्थान की ओर आसपास के प्रदेश की हवा के अधिक दाब वाले प्रदेश की ओर से तेज गति से हवाएं बहती हैं। और जब ये तेज गति से हवाएं चक्राकार दिशा में घूमती हैं, तो इन्हें हम चक्रवात कहते हैं। ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप, भारत का, हमारा भारत देश, या बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत है, ये बांग्लादेश है, बर्मा पहले इसे कहा जाता था, अभी इसे हम म्यांमार कहते हैं, और श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में अक्सर ये चक्रवात की स्थिति बनती रहती है। और आप सब जानते हो, आप सब ने न्यूज़ में सुना होगा, ध्यान अब तो मालूम पड़ते रहता है कि अक्सर यहाँ पर अनेक प्रकार के तूफान हमें सुनने आता है। कभी निवार है, कभी निसर्ग तूफान है, कभी फौन है, बहुत सारे तूफान के नाम हम सब सुनते रहते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये चक्रवात की स्थिति बनती है। हवाएं गोल गोल तेज गति से घूमती हैं। यहाँ पर वही चित्र आप इसको थोड़ा बड़े में देख रहे हो, और किस तरह से ये हवाएं घूम रही हैं। हवाओं के घूमने की वजह से ये पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप ये चक्रवातीय हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में बहती हैं। आप देख रहे हैं ये घड़ी की विपरीत दिशा में। और चक्रवात के कारण क्या होता है, हवाएं जब बहुत तेज गति से बहती हैं तो इन हवाओं के कारण तूफान, आंधी और मूसलाधार वर्षा होती है। और अत्यधिक तीव्र गति की वजह से, हवा की गति बहुत तेज होने की वजह से ये चक्रवात विनाशकारी सिद्ध होते हैं। हम लोग समाचार में पढ़ते रहते हैं, भारत में उड़ीसा के तट पर, भारत का जो पूर्वी तट है, बंगाल की खाड़ी के साइड वाला जो इलाका क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इन प्रदेशों में अक्सर चक्रवात की वजह से, चक्रवाती तूफानों की वजह से बहुत ही तेज बारिश और तूफान आते हैं, और बहुत ज़्यादा तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विनाश होता है। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि घरों की छतों को उड़ा ले जाती हैं। रास्ते पर चलती छोटी मोटी गाड़ियां भी जो कम हल्की होती हैं, वो भी हवा में उड़ जाती हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चक्रवातीय आंधी। प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इस तरफ हम देख रहे हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र होता है, और ये उसके बीच में ये प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में जापान, चीन, फिलीपींस आदि देशों के तटीय क्षेत्र में निर्माण होने वाली चक्रवातीय आंधी को हम टाइफून के नाम से जानते हैं। इन चक्रवाती आंधियों का निर्माण जून से अक्टूबर के महीनों में होता है। तेज गति से बहने वाली हवाएं और मूसलाधार वर्षा के कारण ये चक्रवात विनाशकारी सिद्ध होते हैं। इस चित्र में भी आप देख रहे हो कि ये चक्रवाती हवाएं यहाँ बह रही हैं। ये हवाएं गोल गोल दिशा में सतत घूमती जा रही हैं। अब और एक शब्द है आपके पाठ्यपुस्तक में, प्रतिचक्रवात। चक्रवात के उल्टा, प्रतिचक्रवात। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि केंद्र में अधिक दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसे हमने H से लिखाया है, हाई प्रेशर जोन। तो ये केंद्र में अधिक दबाव का क्षेत्र बना है 1010 मिलीबार। फिर उसके बाहर हम देखते हैं 1008 मिलीबार, 1006 मिलीबार, 1004 मिलीबार। यानी इस तरह से केंद्र में अधिक दबाव का क्षेत्र है और उसके
परिधि जो है वहां पे आगे जैसे जैसे हम वर्तुल को देखते हैं, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र है। तो हम सब जानते हैं कि अधिक वायुदाब की ओर से क्षेत्र की ओर से हवाएं बहती हैं कम वायुदाब वाले क्षेत्र में। तो जहां केंद्र में अधिक दबाव है तो यहां से हवाएं बाहर की ओर बहने लगती हैं। और चक्रवात में हमने क्या देखा था कि केंद्र में दबाव कम था तो बाहर की ओर से हवाएं अंदर तेज गति से आ रही थी। प्रति चक्रवात में इसका ठीक उल्टा होता है। किसी क्षेत्र में विशिष्ट वातावरणीय परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और केंद्र में हवा का अधिक दबाव निर्माण हो जाता है। अभी हमने देखा चित्र में हवाएं केंद्र से आसपास के क्षेत्र की ओर चक्राकार दिशा में बहती हैं। प्रति चक्रवात की अवधि में आकाश स्वच्छ रहता है, हवाओं की गति कम रहती है और मौसम बहुत उत्साहवर्धक होता है, खुशनुमा होता है। हवा ठंडी रहती है, गति कम रहती है, तो मंद मंद हवा, शीतल पवन और मौसम साफ एकदम खुशनुमा। अब हम देखेंगे चक्रवातों को नाम देने की प्रथा। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले चर्चा की थी कि हम बहुत तरह के चक्रवातों के नाम सुनते रहते हैं। इन चक्रवातों को नाम कैसे दिया जाता है? क्योंकि हवा का तो कोई नाम नहीं है। संसार में चक्रवात आते हैं और उन्हें नाम दिए जाते हैं। प्रत्येक महासागर के लिए इन नामों की सूची बनाई जाती है। यानी प्रशांत महासागर में यदि तूफान आएगा तो उसका नाम क्या होगा, अटलांटिक महासागर में यदि तूफान आएगा तो वहां चक्रवाती तूफान का नाम क्या होगा, अरब सागर में यदि आया तो उसका नाम क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा है तो उसका क्या नाम होगा, हिंद महासागर में यदि तूफान उठा है तो उसका क्या नाम होगा। तो ये नामों की सूची बनाई गई है। महासागर के आसपास के देश ये नाम सुझाते हैं। अब जैसे अब हिंद महासागर में तूफान आया तो ये भारत और श्रीलंका के पास है, तो इन देशों के लोग नाम सुझाएंगे, इन देशों द्वारा नाम सुझाया जाएगा। अरब सागर में आया तो पाकिस्तान और भारत और अरब देश, अरब कंट्रीज, इनके बीच में है तो ये देश के लोग का नाम माना जाएगा। तो सुझाए गए नामों के अनुसार यह सूची बनाई जाती है और उसकी एक लिमिटेशन है कि किस हवा की गति को चक्रवात माना जाए। तो उसका एक नियम है कि यदि चक्रवात की गति 33 नॉट्स यानी लगभग हवा की गति यदि प्रति घंटा 60 किलोमीटर हो तो उन हवाओं को चक्रवात का नाम दिया जाता है। हर बहती हुई हवा चक्रवात नहीं होती, हर तेज गति से बहती हुई हवा चक्रवात नहीं होती। कौन सी हवा चक्रवात होती है? जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लगभग हो तो ऐसी हवा चक्रवात के उसमें दायरे में आती है। सामान्य रूप से ध्यान में रहे इसलिए चक्रवातों को नाम देने की प्रथा चल पड़ी है। अब वो जो इस क्षेत्र में काम करते हैं मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, तो उन्हें ये पता होता है कि उनके पास नामों की सूची ऑलरेडी सब जगह बना के दी हुई है। तो उन्हें पता है कि यदि निसर्ग नाम दिया है तो ये निसर्ग तूफान जो है कहाँ पर है, यह अरब सागर के क्षेत्र में उठने वाला तूफान है। तो किसी तूफान के कारण होने वाला नुकसान, विनाश, इनसे बचने में, इनसे कैसे बचाव कार्य किया जा सके, लोगों को कैसे संभाला जा सके, इन सारे कार्यों को करने में आसानी होती है और इसलिए इन चक्रवातों को नाम देने का सिस्टम बन गया है। और सामान्य जनता को भी यदि कोई घोषणा करनी है तो उन्हें भी आसानी से समझ में आता है। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश, कौन कौन से 8 देश हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। इन्होंने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की थी। यदि किसी चक्रवात की रफ्तार यानी उसकी गति, अभी हमने देखा था कि 33 नॉटिकल मील प्रति घंटे से ज्यादा है। 33 नॉटिकल मील मतलब क्या? हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तो उसको विशेष नाम देना जरूरी हो जाता है। उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का नामकरण भारतीय मौसम विभाग करता है। जून 2020 में
निसर्ग तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, मैंने अभी नाम लिया था निसर्ग का, तो ये अरब सागर में उठा हुआ तूफान था। ये हमारा भारत देश हम देख रहे हैं, ये है श्रीलंका, यहाँ हम देख रहे हैं म्यांमार। तो ये भारत देश के पश्चिम में ये अरब सागर है, पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है ना। हमने गीत भी सुना है, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है ना। सागर एक विराट है। तो ये जो हिंद महासागर बहुत बड़ा सागर है, महासागर है, ये नाम ही है महासागर। तो ये हिंद महासागर, ये अरब सागर। तो अरब सागर में ये तूफान उठा था जिसको नाम दिया गया था निसर्ग चक्रवाती तूफान। अब निसर्ग तूफान यदि हमने कहा तो ये सीधे सीधे तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि ये तूफान जो है अरब सागर में आया हुआ तूफान है। अब इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये निसर्ग चक्रवाती तूफान की प्रबलता यानी उसकी तीव्रता कितनी है और वो तूफान की दिशा क्या क्या हो सकती है, उसके मार्ग को दर्शाया गया है। तो इस तरह से हवाओं की जब तेज गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की से अधिक होती है तो उसे हम चक्रवाती तूफान कहते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझावों की और आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।